स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है समास। ठीक है, समास के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, समास मतलब क्या होता है। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है, मतलब छोटा। ठीक है, तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का क्या बोल रहा है कि कम से कम वर्ड लगाएगा, कम से कम शब्द लगाएगा और उसका बड़ा अर्थ निकालेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समास। आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ। समास का अर्थ, समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। ठीक है, संक्षिप्त मतलब छोटा होता है। कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करे, अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का क्या लक्ष्य होता है। समास का लक्ष्य होता है। ठीक है, समास क्या होता है। समास का अर्थ है संक्षिप्त मतलब छोटा। देखिए, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कम शब्द मतलब एक शब्द दो शब्द में ही एक बड़ा सा अर्थ भी मतलब दिखा दिया जाए, ज्यादा शब्द का यूज ना करते हुए एक बड़ा अर्थ भी निकल जाए तो हम लोग समास पढ़ते हैं उसके लिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, देखिए, वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे समासिक शब्द अथवा समासिक पद कहते हैं। देखिए, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द अथवा पदों के संयोग को परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप, शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है, होने पर जो नया शब्द बनता है, उसे समासिक शब्द कहते हैं, उसे समासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए, हम लोगों ने इसमें क्या देखा, समासिक शब्द किसको कहते हैं। पहले हम लोग समास जानने से पहले क्या जानेंगे, समासिक शब्द को जानेंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध, दो शब्द जैसे खाना, राम और खाना, राम और खाया। ठीक है, तो दो शब्द बना राम और खाया, तो दोनों में संबंध अगर हम लाना चाहें तो राम ने खाया। ठीक है, तो राम ने खाया, ने जो है एक छोटा सा शब्द, वो दोनों को क्या संबंध बना रहा, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे, समासिक शब्द। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं समास।
दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है। ये हमने क्या देखा, समासिक शब्द कहते हैं जिसको। अब क्या हम लोग देख रहे हैं, समास। ठीक है, समास किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को, मतलब संबंध को, के संयोग को समास कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द क्या, पद ही होते हैं। ठीक है, शब्द पद होते हैं, तो शब्द या पद के जो संबंध बनते हैं दो या दो से अधिक, उनको क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया समास किसे कहते हैं। अब समास के कितने भेद होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। समास के कितने भेद होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, समास के 4 भेद होते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा है अव्ययी भाव समास। फर्स्ट होता है अव्ययी भाव समास। फर्स्ट होता है अव्ययी भाव समास। सेकंड होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है, थर्ड जो है हमारा होता है संप्रदान। थर्ड होता है हमारा बहुव्रीहि समास। थर्ड होता है हमारा बहुव्रीहि समास। और लास्ट और फोर्थ हमारा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है, समास के टोटल 4 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हमें पढ़ना है अव्ययी भाव समास के बारे में। ठीक है, हमें पढ़ना है अव्ययी भाव समास के बारे में। जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा ठीक है, चलो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसके बाद में समझाऊंगी। जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समासिक पद अव्यय हो तथा समासिक पद अव्यय हो, उसे अव्यय भाव कहते हैं। उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। ठीक है, इस समास में संपूर्ण पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। देखिए, अव्यय भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब कोई भी शब्द हम लोग लिखते हैं उसके पहले एक
एक छोटा सा ऐसा पद लिखते हैं जो कि उसका पूरा मीनिंग बदल देता है, ठीक है। इसलिए वो पूर्व जो पद है वो प्रधान हो जाता है, मतलब पहला हो जाता है, सबसे जरूरी, प्रधान मतलब जरूरी, ठीक है। उसे अव्यय भाव समास कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास। इस समास में संपूर्ण पद इस समास में क्या क्रिया विशेषण होता है, मतलब क्रिया की विशेषता बतलाता है जो क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि हो गया हमारा उदाहरण, जैसे हम ले लेंगे प्रतिदिन, दिन के आगे हम लोगों ने क्या लगा दिया, प्रति। प्रति मतलब रोज हो गया, तो दिन के बाद हम लोग अगर प्रति लगा दी तो क्या हो गया, पूरा शब्द हमारा चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद है यथा संभव। एक और उदाहरण लिया हमने, यथा संभव, ठीक है, आदि। अब हम लोग ढेर सारे उदाहरणों के साथ हम लोग बनाएंगे अव्यय भाव समास को। तो इसको मैं मिटा दे रही हूँ। फर्स्ट हमारा होगा पद विग्रह, पद और विग्रह मतलब अलग करना, ठीक है। अनुकूल, अनुकूल हमारा पद है, जब हम इसको अलग करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका मतलब मन के अनुसार, ठीक है, मन के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप का मतलब क्या हो जाता है, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अव्यागत, अव्यागत, अव्यागत को विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, अभी प्लस नहीं तो सिर्फ आगत, ठीक है, अभी आगत। फिर है आजन्म, जन्म में हम लोगों ने देखिए यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है उदाहरण। फर्स्ट हमने लिखा अनुकूल मन के अनुसार, सेकंड है अनुरूप रूप के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अव्यागत, अभी आगत, अभी आगमन, ठीक है। आजन्म मतलब जन्म से लेकर, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, यथा शीघ्र, शीघ्रता से, अभी ही, ठीक है। यथा समय, समय के अनुसार। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमारे आगे में जो अभी हमारा शब्द है उन सब के आगे में हम लोगों ने क्या किया, एक शब्द लगाया जिससे कि उसका अर्थ बदल गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अव्यय भाव समास, मतलब अव्यय लगाना है, आगे में ऐसा कुछ लगाना है जिससे वो बड़ा अर्थ दे पाए। ये क्या अनुकूल है, एक छोटा अर्थ दे, लेकिन मन के जब हम कूल है तो अलग दे रहा है अपना ये, इसका मतलब कूल मतलब अलग हो गया, लेकिन जब हमने अनुकूल लगा दिया, अनु आगे में अव्यय लगा दिया तो उसका बड़ा सा अर्थ दिया मन के अनुसार। समझ में आ गया। तो अव्यय भाव समास में क्या, हमें अव्यय लगाना है, आगे में ऐसा कुछ लगाना होता है जिससे कि वो बड़ा अर्थ दे पाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अव्यय भाव समास को। अब नेक्स्ट हमारा है तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। अव्यय में आगे वाला प्रधान होता था, इसमें क्या अंतिम लास्ट वाला प्रधान होता है जरूरी। तो तत्पुरुष समास में एक सेकेंड मेरा
ये चल नहीं रहा है। देखिए, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्यय भाव में क्या, आगे वाला जो कोई भी शब्द का आगे वाला पद क्या प्रधान होता था, इसमें अंत वाला पद क्या प्रधान होता है। ऐसे समास में देखिए स्टूडेंट्स, लिखते हुए मैं नहीं दिखा पाई वीडियो कट जाने के कारण, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे समझा दे रही हूँ कि देखिए मैंने यहाँ लिखा है तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, जो लास्ट का पद होता है वो प्रधान होता है। लेकिन अव्यय में क्या था, आगे में हम कोई वर्ड जोड़ रहे थे तब जाके वो नया शब्द, नया सेंटेंस बना रहा था। लेकिन तत्पुरुष में क्या है, पीछे अगर हम कोई शब्द जोड़ेंगे तब जाके वो नया शब्द बनेगा। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। क्यों, देखिए ऐसा पद जो हम लोग बनाते हैं उसमें क्या विशेषण होता है फर्स्ट पद, और नेक्स्ट जो पद होता है जो लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए, उसको उसमें क्या होता है विशेष। विशेष मतलब क्या होता है, विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। इसलिए पहले हम लोग विशेषण को रखते हैं और लास्ट में विशेष्य को रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे समास 3 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, 3 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। अब हम लोग ऐसा समास जो होता है वो 3 तरह का होता है, लेकिन तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद 6 है, ठीक है। देखिए 6 कौन कौन सा है, कर्म, दूसरा हमारा है करे, कर्म करण, थर्ड हमारा है संप्रदान, फोर्थ हमारा है अपादान, फिफ्थ हमारा है संबंध, और सिक्स्थ हमारा है अधिकरण, और सिक्स्थ हमारा है अधिकरण, ठीक है। तो ये सब क्या है, तत्पुरुष समास के भेद है। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।